देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि देश भर में हुए आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा की खाली सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इन 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के सियासी बयानबाजियां तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल, एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चला रहे हैं। जिस तरीके से रणनीति बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का किला कौन फतेह कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के दौरान आपको बता दें कि इनमें से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली थी, जिनमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी। ऐसे में आने वाले वक्त में अब किस पार्टी का सियासी दबदबा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2022 के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, बीजेपी और तमाम राजनीतिक दलों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस, जो कि विपक्षी दलों की एकजुटता का एक गठबंधन था, उस इंडिया अलायंस के दम पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारियां की जा रही है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को 8 सीटों पर चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, जबकि 2 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी को देने के लिए चिंतन मंथन का दौर जारी है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में यहां परचम लहरा पाएगी? तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। यादव परिवार की साख भी दांव पर लगी हुई है। तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है और मेरे साथ अमन जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, क्या लोकसभा चुनाव के 6 महीने के अंतर्गत जो ये चुनाव दोबारा से हो रहे हैं उपचुनाव, इनमें दोनों राजनीतिक दल मिलकर के क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में परचम लहरा पाएंगे और बीजेपी का जो विजय रथ है उसको रोकने में कामयाब होंगे? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में चुनाव होने वाला है, क्योंकि यहीं से विधानसभा चुनावों की एक तरीके से हम आने वाले जो कह सकते हैं 2027 में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, उसका हम सेमीफाइनल देखते हुए नजर आएंगे। और लगातार कोशिश इसी बात की है, खासकर इंडिया गठबंधन की तरफ से, कि जिस तरह से हमने 2024 में बीजेपी आम चुनाव बीजेपी को हराया, यानी एक तरीके से जो उनकी सीटें थी आधी की, उसी तरह से इन 9-10 सीटों के ऊपर कम से कम 5 से 7 सीटें हमारे कब्जे में हैं। आप देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि भाई मिल्कीपुर पे आखिर बीजेपी ने घबराकर क्यों चुनाव नहीं होने दिए, यह अपना बड़ा सवाल बन जाता है। इसके अलावा करहल में देखिए कि वहां पर तेज प्रताप यादव सामने आ जाते हैं। अब यहां से एक खबर भी आती है कि हो सकता है बीजेपी यहां से अपर्णा यादव को चुनाव में उतारती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि अगर हम वोट के हिसाब से देखें तो करहल सीट पर लगभग 1.5 लाख के आसपास यादव वोट बैंक है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश हुई कि अगर यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर आया गया तो कहीं ना कहीं एक माहौल बीजेपी का बन सकता है। वरना आप देखिए कि लगातार जो बीजेपी में खेमेबाजी नजर आती है। आप देखिए कि फूलपुर में जिस तरह से जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो जिम्मेदारी लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी भी कोई एक्टिवनेस नजर नहीं आती। मीटिंग्स होती है, उसमें कई बार वो अलग थलग बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो साफ समझ में आता है कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे वो ब्रजेश पाठक हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हैं या सीएम योगी हैं, आपस का कोऑर्डिनेशन उतना बेहतर नहीं है। और कोशिश यहाँ पर सपा और कांग्रेस की रहेगी किसी तरह से, अगर इन 9-10 सीटों में से अगर 7 से 8 सीटें भी अगर वो जीतते हैं तो यहाँ बीजेपी के ऊपर एक दबाव बनाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि अभी हो सकता है कि जो सीट शेयरिंग हुई है उसमें 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, बाकी सपा लड़ने की बात कर रही है। अभी तक कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कोई बड़ा बयान इसको लेकर नहीं आया कि हमने इसको एक्सेप्ट किया है या एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अभी कुछ पत्ते खुलना बाकी है, लेकिन जिस तरह का माहौल अब तक बना हुआ था उत्तर प्रदेश में, अब बीजेपी के लिए उस माहौल में गिरावट जरूर आई है। अमन जी, 2022 में यदि कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की बात की जाए तो निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनका लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी जो है फेल होता हुआ नजर आया था। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। तो यहाँ पर क्या समाजवादी पार्टी के पास फ्रंट फुट पर जो है आकर के खेलने का एक मौका है, और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में होते हुए क्या बैक फुट पर ही दिखाई देगी? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, आप देख रहे हैं लगातार कि हमने कई जगह पर ऐसा देखा है जहां पर कांग्रेस पार्टी को फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए, वो लगातार बैक फुट पर नजर आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सियासी जमीन मजबूत रही है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन अगर हम 10-15 साल का इतिहास देखें तो कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, और इन 10 सालों में तो बेहद कमजोर हुई है। क्योंकि
क्योंकि इक्का दुक्का सीटों के अलावा उसके पास नजर नहीं आती। अगर अभी चुनाव की बात करें, सपा के साथ में जो गठबंधन बना उसमें कांग्रेस पार्टी को भी फायदा हुआ, 6 सीटें आई थिंक वो जीती हुई नजर आए। तो ये गठजोड़ जो है ये अब कांग्रेस पार्टी और सपा दोनों के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि अगर सपा की भी बात करें 2019 में यही सपा थी जिन्होंने बसपा के साथ में गठबंधन किया था और महज 5 सीटें इनको मिली थी। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ जब गठबंधन होता है तो यहाँ उनको फायदा मिलता हुआ नजर आता है। 37 सीटें सपा जीतती है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं दिनेश जी वो ये बताते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी और सपा का गठबंधन रहा तो यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होगा। और साथ में अगर हरियाणा को हम इसमें जोड़ लें, क्योंकि हरियाणा में 12% के आसपास जो कह सकते हैं अहिर वोट हैं और यादव वोट हैं, तो यहाँ पर अगर अखिलेश यादव को अगर यहाँ पर यूज़ किया जाता तो शायद इंडिया गठबंधन को फायदा होता। तो आपस में जो कोऑर्डिनेशन है इंडिया गठबंधन को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि जिस तरह से अब तक बीजेपी का कह सकते हैं कि बड़ी हिम्मत के साथ में सामना किया है, अगर अलग थलग होकर लड़ेंगे तो वहाँ पर उनको हार मिलेगी। आपने देखा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी है, तमाम जो छोटे दल हैं वो अलग लड़े हैं और यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आया था। समाजवादी पार्टी की गैर मौजूदगी के चलते हरियाणा में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट जहाँ करीब 15 ऐसी सीटें हैं जहाँ यादव वोट बैंक का दबदबा है और अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में होने के बावजूद भी पूरे हरियाणा के चुनाव प्रचार से गायब नजर आए। अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा अमन जी आपसे आखिरी, मायावती क्या फिर से की फैक्टर बनती हुई नजर आएंगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखिए 16 ऐसी सीटें रही जहां पर मायावती के प्रत्याशियों ने इंडिया अलायंस की जिन 16 सीटों पर हार हुई उससे अधिक वोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर मायावती यदि इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होती है तो क्या इस त्रिकोणीय मामले में फिर से खेल बिगाड़ती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात पूछी है, क्योंकि देखिए दिनेश जी, अगर हम मायावती के बारे में बात करें तो मायावती सबसे ताकतवर एक समय नेता उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी। आपको याद होना चाहिए कि उनका वोट परसेंट 22-23% तो सिर्फ दलित जो था वो उनके पास था, मुस्लिम वोट बैंक उनके पास, और जातिगत समीकरण साधने में उनसे बड़ा कलाकार उत्तर प्रदेश में उस समय कोई नहीं था। इसी नाते उन्होंने 2007 में अपने बलबूते पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। लेकिन हम देख रहे हैं दिनेश जी की लगातार इन 10 सालों में मायावती का न सिर्फ ग्राफ गिरा है बल्कि उन्होंने इसको उठाने का प्रयास भी नहीं किया। आप देखिए उनकी जो राजनीति नजर आती है वोट काटने वाली राजनीति नजर आती है। आपने देखा कि हमने उत्तर प्रदेश में ही 16 सीट ऐसी थी जो उनकी वजह से इंडिया गठबंधन को हारनी पड़ी। आप जरा हरियाणा का गौर करिए कि भले ही उन्होंने कोई सीट ना जीती हो लेकिन कांग्रेस पार्टी को हरवाने में पूरा सहयोग बीजेपी को दिया है। तो यही हर कोई कहता हुआ नजर आता है कि भाई क्या बीएसपी अब बी टीम बनकर रह गई है? अब उपचुनाव में अगर वो शामिल हुए हैं तो यहाँ पर क्या उनके पास प्रत्याशी हैं या एक बार फिर वोट काटने का वो काम करती हुई नजर आएंगी? मायावती पर भी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो और मायावती का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में 4 बार वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रह चुकी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे इस उपचुनाव में, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बार बार भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। उनकी कार्यशैली को लेकर के बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आती है। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, योगी आदित्यनाथ क्या फिर से यहाँ पर उपचुनाव में जिस तरीके से उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या यहाँ पर एक बड़ा चेहरा बनकर के इस चुनाव की रूपरेखा पलटने का काम करेंगे? क्योंकि 2022 के नतीजों के आधार पर देखें तो यहाँ बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। जी बिल्कुल दिनेश, यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी आलोचना की गई है। उनके खुद के यहाँ पर समर्थित दल जो है एनडीए के, वो ही कहीं ना कहीं मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत नहीं करती है तो स्थिति साफ है कि इस उपचुनाव का परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तरह ही अब ऐसे में उनको भारतीय जनता पार्टी को असमंजस की स्थिति में डाल देगा। और आगामी विधानसभा जो 2027 का चुनाव होगा उसकी रूपरेखा कहीं ना कहीं उपचुनाव के परिणामों को लेकर ही तैयार की जाएगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं देखा जाए तो मायावती, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव तमाम वो कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, ठीक उसी रणनीति के माध्यम से अखिलेश यादव एक बार फिर से मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और मायावती भी अपनी सियासी जमीन को तलाशने की कोशिशें करती हुई नजर आ रही हैं। देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि मायावती अपनी सियासी जमीन तलाशने में कामयाब हो पाती हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आए, क्या उसी आधार पर उपचुनाव में भी जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा
ऐसा होता है तो क्या 2027 में विधानसभा चुनाव में सरकार बदलती हुई नजर आएगी? अखिलेश यादव जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, 5 सीट अगर देखा जाए तो सपा की जिताऊ सीटें हैं उपचुनाव वाली सीटों में, उसमें कहीं ना कहीं पूरा दमखम यहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या अखिलेश यादव जिस तरह से दमखम यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनके इस दमखम में, उनके इस दावों में यहाँ पर कितना दम है और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में पछाड़ते हुए नजर आएंगे? एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ लगातार 2014 से बना हुआ है, यानी कि नुकसान यहां पर सीधे तौर पर देखें तो विपक्ष को होता हुआ नजर आ सकता है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद यदि सेंधमारी करने में कामयाब हुए तो अखिलेश यादव का वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि पीडीए के नारे के दम पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से यहां पर चक्रव्यूह बनाने में अखिलेश यादव कामयाब हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। कांग्रेस पार्टी का भी प्रदर्शन 2014 के 2019 के मुकाबले बेहतर था, लेकिन क्या अब आने वाले उपचुनाव में वो ट्रैक रिकॉर्ड पर यहां पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मतदाता जो है वो अपना विश्वास जताते हुए नजर आएंगे? और यदि मायावती और चंद्रशेखर आजाद सक्रिय दिखाई देते हैं तो इससे अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।